नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। इसके पहले भी आपने वीडियोस मेरे देखे हैं। इस बार ये वीडियो लाने में थोड़ा विलंब हो गया, लेट हो गया, देर हो गया। कुछ व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन मैं किसी भी विषय, किसी भी वस्तु पर मैं वीडियो नहीं बना सकता। मैं उन चीज़ों पर बनाना चाहता हूं जिस पे समाज में उस विषय के ऊपर जो अज्ञानता है, जो लोगों के पास जो भ्रम है, अज्ञानता नहीं भ्रम है, या गलत तरीके से उन इंफॉर्मेशन को, उन सूचनाओं को दिया गया है, उसे सही तरीके से आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। आज जो मैंने विषय लिया है वो किसान आंदोलन ही है जो इस समय चल रहा है। बहुत से मीडिया हाउसेस जो भारत के जो आजकल जो तथाकथित लोग जो कहते हैं गोदी मीडिया, क्योंकि 90% जो मीडिया है अब वो मीडिया नहीं रहा। अब वो एक तरह से अनऑफिशियल, अघोषित सरकारी प्रवक्ता है, क्योंकि सरकार की ही भाषा में बात करना, सरकार की ही बातों को रखना आज के पत्रकारों का वही काम है। पत्रकारिता तो कहीं बहुत दूर पीछे छूट चुकी है। सरकार से कोई सवाल नहीं, सवाल अगर करना है तो वो विपक्ष से होगा। तो जो एक नैरेटिव, जो एक धारणा जो ये बनाई जा रही है मीडिया द्वारा, सरकार द्वारा, कि इस आंदोलन में केवल 1-2 राज्यों के ही किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो मुट्ठी भर थे, फिर आतंकवादी थे, फिर खालिस्तानी थे। तो ये लोग कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग ही क्यों ज़्यादा इसमें हैं। तो आइए हम आंकड़ों से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ के ही किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित भी हैं और अपनी मांगों को लेकर इस तरह से अड़े हुए हैं। इसके कारण है जो आपको इन आंकड़ों से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं। और एक ये बता दूं, मैंने लिख के ये था आपको, आप लोगों को तो ज़्यादा याद होगा। हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी ने 4 साल पहले एक चुनावी रैली में, चुनावी भाषण में कहा था कि जब भारत देश अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो किसान की आय दोगुनी हो गई होगी। तो अब वो 4 साल भी पूरे हो गए हैं। अभी तक वो दोगुनी आय हुई या नहीं हुई भगवान जाने, वो तो किसान ही जाने, क्योंकि किसान वहां बैठे हैं तो वो तो आतंकवादी हैं और मुट्ठी भर किसान हैं। तो ऐसे हमारे प्रधान सेवक ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो आइए चलिए हम बात करते हैं आंकड़ों के साथ, और आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखाते चलूंगा। ये इकट्ठे किए गए हैं, ये मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से मिस्टर अतुल ठाकुर, उनका लेख है जो बहुत ही अच्छा है, जिसे आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को समझने वाले, जानने वालों तक तो वो चीजें पहुंच गई, लेकिन जो हिंदी भाषी जो पत्रकार हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की बातों को, इस तरह की चीजों को वो लेके आए, लोगों के सामने ला के रखें। तो मैं जहां तक भी, जिन लोगों तक भी मैं पहुंच सकता हूं, उनकी बातों को मैं लेके पहुंचूंगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख से लिया गया है। आइए आप स्क्रीन पर ही देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि
2014-15 से लेकर 2019-20 के बीच में गेहूं का उत्पादन इस देश में कितना हुआ, और जो हमारे प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि एमएसपी जारी था, जारी है और जारी रहेगा, एमएसपी मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। मैं किसानों को क्यों एमएसपी के ऊपर कानून बनाने की मांग करनी पड़ रही है? आप इन आंकड़ों को जब देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और यह भी समझ में आ जाएगा कि क्यों इन्हीं दो तीन कुछ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ही क्यों ज्यादा इसके अंदर सम्मिलित हैं। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, गेहूं का है। गेहूं की जो फसल है 2014-15, ये गेहूं की फसल है 2014-15 से लेके 2019-20 के बीच में पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, सरकार ने कितना खरीदा, कितने प्रतिशत खरीदा, इससे आप समझ जाएंगे। आइए बात करते हैं पहले पंजाब। ये जो है ये पूरा लाख टन में है। पंजाब में टोटल गेहूं का जो पैदावार हुई 169 लाख करोड़ रुपया, 169 लाख करोड़ टन पैदावार हुई, और उसकी खरीद उनमें से हुई 117 लाख टन। इसका मतलब 69%, 69% इसका पूरा पैदावार का सरकार ने एमएसपी पर खरीदा। हरियाणा का जो प्रोडक्शन था, पैदावार था 114 लाख टन, और उस पर सरकारी एमएसपी पे खरीद हुई 76 लाख टन की। प्रतिशत में 66.5, 66.5%। आइए अन्य राज्यों में अब देखते हैं। मध्य प्रदेश पैदावार 175 लाख टन, सरकारी खरीद 65 लाख टन। प्रतिशत में आइए 37.4, 37.4। अब आप देख लीजिए पंजाब और हरियाणा के मुकाबले मध्य प्रदेश में की एमएसपी पे क्या खरीद है। अब राजस्थान में आ जाइए, पैदावार 98 लाख टन, खरीद 14 लाख टन। प्रतिशत में 14.2। कितना नीचे है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है और महाराष्ट्र है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए 9.4, 0.7, 0.1 और 0% महाराष्ट्र में। अब इन राज्यों के किसानों को एमएसपी का महत्व ही नहीं पता है कि एमएसपी है क्या, तो ये लोग क्या बात करेंगे। कम से कम आज इन आंदोलनों की वजह से, इस आंदोलन की वजह से लोगों को एमएसपी के बारे में पता चला। आज जैसे गेहूं का, इन सब का जो भी एमएसपी जो रेट है, उसके औने पौने दाम पे वो अपने फसलों को बेच रहे हैं। क्या सरकार अब बताएंगे एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा? एमएसपी जारी है, जारी था और जारी रहेगा। एमएसपी मिलने में बहुत फर्क है। आज अगर एमएसपी पे किसानों की अगर ये होती ना, तो उनको 6,000 रुपए जो आप मानधन बोल रहे हैं, सरकार जो आज बात कर रही है कि 6,000 रुपए देके किसानों को खरीद लिया है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब आइए बात करते हैं धान की फसल की। पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, आसाम, ये सब चावल की पैदावार वाले प्रदेश हैं। अब आइए देखते हैं प्रतिशत में कितना खरीदा जाता है, कितने प्रतिशत लोग खरीद रहे हैं, एमएसपी पे बेच रहे हैं।
और जो बच जा रहा है उनमें किसानों को कितना फायदा हो रहा है, किसमें बिक रहा है। पंजाब में है 121 लाख टन पैदावार और खरीदा क्या है 104%, में 85.8 लगभग 86%। हरियाणा में लगभग 78% खरीदा गया एमएसपी पर। तेलंगाना में लगभग 73%, छत्तीसगढ़ में लगभग 61%, आंध्र प्रदेश में 55%, ओडिशा में 51%, मध्य प्रदेश में 29% उत्तर प्रदेश में 20% धान। अब आप समझ सकते हैं, जहां पर राम राज्य कहा जाता है, वहां पर केवल 20% टोटल पैदावार 20% है। पैदावार कितनी होती है 138 लाख टन, खरीदा जाता कितना एमएसपी पे 28 लाख टन। बाकी के जो पैदावार है उसका क्या है, वो अपना बेचे। अब ऐसे किसान जो अपने औने पौने दाम पर जब वो अपने बेचते हैं तो उनको सिर्फ किस पे ये होता है कि किसी तरह से उनकी जीविका चले। अब आते हैं बिहार। 15 साल से एनडीए की ये चल रही है, बीच के 2 साल निकाल दीजिए। बिहार 17.2%, महाराष्ट्र 14%, वेस्ट बंगाल 11.9%, झारखंड 4.5% और कर्नाटक और आसाम में लेस देन 2%, 2% से भी नीचे। अब आप बताइए कि इन राज्यों में इस तरह से अगर सब बिकता है, एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है, तो जहां एमएसपी है वहीं के किसान आंदोलन उन्हें पता है कि एमएसपी की महत्ता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कल को यह कानूनी जामा नहीं होगा, जो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, जो अपने व्यापारी मित्रों के लिए ये जो बाजार खोल रहे हैं, वो क्या कल होने वाला है वो सभी को पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो सिर्फ सरकार है। अगर ये किसी को नहीं पता है तो सिर्फ सरकार को नहीं पता है कि व्यापारी मित्रों के आने से नुकसान किसका होगा। उन गोदामों में इनका यह है कि अपना सरकारी गोदामों को भी बेचने की तैयारी है, जिनसे इनका पीडीएस सिस्टम चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी से चलता है, एफसीआई के गोदामों से चलता है। जब ये खुद खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, अब इनके एमएसपी था, है और रहेगा में बाकी के राज्यों का आप देख लीजिए कि किस तरह से खरीदा जा रहा है, कितने प्रतिशत खरीदा जा रहा है टोटल पैदावार का। आइए, गेहूं का पूरे देश में जो उत्पादन हुआ है 981 लाख टन की पैदावार हुई है, और प्रतिशत में खरीद कितनी हुई है 30.6%। बाकी के किसान मरे, किसानों की आय दोगुनी, 30% की किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं 30% खरीद कर। अगर आपने व्यापारी मित्रों के लिए खोला है तो आप एमएसपी कानून क्यों नहीं लाते। चावल का पूरे भारत में जो पैदावार हुई है 112 लाख टन खरीद हुई है पूरे भारत में एमएसपी पर 35.8%, 35.8%, 36% के लगभग खरीद हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि क्यों इन दो राज्यों के ही किसान मैं कहूंगा जागरूक हैं, बाकी के किसानों को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें अभी उसका महत्व नहीं पता है। उन्हें इसका महत्व समझना पड़ेगा। मैं आह्वान करता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक भी ये जा सके, ये वीडियो जा सके, जो लोग देख सके, समझ सके, एमएसपी भारत में किसानों के लिए बहुत जरूरी है।
मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी चीजें, सारी की सारी पैदावार जो सरकार ही खरीदे, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर्स को खोल रहे हो तो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके लिए भी होना चाहिए। अब उसके ऊपर वो देना चाहे तो दे, क्यों नहीं आप करना चाहते हो? क्यों आप वो बाध्यता नहीं लाना चाहते हो? मैं नाम नहीं लूंगा, इस देश में एक क्रिकेटर है, उनके पुत्र को खरीदा गया 20 लाख, वही उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता तो वो उससे भी नीचे में खरीदा जाता। तो ठीक इसी तरह से किसानों का भी जो पैदावार होते वो उनके पुत्र ही होते हैं। किसान जब अपनी जमीन में हल चलाकर जब वो कोई चीज अन्न पैदा करता है तो वो उसका अपना होता है, उसमें उसकी लागत खून पसीना लगा होता है। उसे ऐसे ही मिट्टी के दाम मत खरीदिए, उन्हें उनके उपज, उन्हें उसका पूरा मुआवजा दीजिए, उन्हें पूरा उसका फायदा दीजिए। यही वजह है कि इन 2-3 राज्यों के, 2 राज्यों के और एक आधे राज्य का किसान आंदोलन रहित आंदोलन में है। यही वजह है, यह आप लोगों की समझ के बाहर है। यह मीडिया नहीं समझा सकती, क्योंकि आज की जो मीडिया है, यह बिकी हुई है। यह सरकार की ही भाषा में बात करती है। सरकार से सवाल यह कर ही नहीं सकते। सरकार से सवाल करेंगे तो इनकी मीडिया हाउसेस बंद हो जाएंगी, क्योंकि सब गलत काम करके बने हुए हैं। अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर। 2014-15 से पहले यही सरकार थी जो कहती फिरती थी। सरकार में आने के पहले यही नरेंद्र मोदी कि हम सरकार में आते ही पेट्रोल की कीमतों को नीचे कर देंगे। स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक चार्ट दिख रहा है, आप उसमें से देखिए और उस चीज को भी समझने की कोशिश करिए। 2014-15 में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, क्या उस समय इन्हें नहीं पता था? उस समय भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट से ही तेलों का भाव कंट्रोल किया जा रहा था। उस समय अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भाव कितना था और आज उसके दाम कितने हैं? दिसंबर 2020 तक का यह चार्ट है, कितना है, और उसके ऊपर सरकार हमसे, कंज्यूमर से, ग्राहकों से कितने पैसे ले रही है पेट्रोल और डीजल में, यह आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अब आप यह समझिए, ये जो सरकारें हैं एक दूसरों के ऊपर दोष दे रही हैं। राज्य सरकारें अपना टैक्स क्यों नहीं कम कर दे रही हैं? हां, क्यों नहीं ये कम कर दे रही है? इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार क्यों नहीं उस चीज को कम कर दे रही है? केंद्र सरकार भी उसको कम कर सकती है, लेकिन उनकी समझ के बाहर है। आइए देखते हैं, मई 2013 में क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में 99.37 था। उस समय ग्राहकों से 71 रुपए लिए जा रहे थे पेट्रोल पे और 54 रुपए लिए जा रहे थे डीजल पे। आज देखिए, दिसंबर 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत 47.58 रुपए डॉलर के आसपास है और हमसे लिया कितना जा रहा है? 90। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय 100 रुपए तक आ चुका है। दोषी कौन है? केंद्र राज्य को बोले, राज्य केंद्र को बोले। पिसे कौन? आम जनता। तो जब हम किसी को चुन के भेजते हैं, जब इनमें अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं, क्या यही एक जगह है जहां से आप कमा सकते हो? और पेट्रोल और डीजल के भाव के बढ़ने का सीधा असर गरीबों पर भी पड़ता है। सीधा असर अमीर कर सकते हैं, जिनके पास उतने पैसे हैं, सक्षम है। 100 नहीं, वो 500 रुपए का भी करेंगे, वो देश हित में होगा। लेकिन 500 लीटर, 200 लीटर का पेट्रोल, 100 लीटर का पेट्रोल एक आम आदमी, एक गरीब आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खेतों की सिंचाई भी कभी डीजल से ही करनी पड़ती है। उस चीज को समझिए। बिजली का भी वही हालत है। तो इन आंकड़ों के संदर्भ में, इन आंकड़ों को दिखाते हुए मैं यह बताना चाहता हूं
कि अब आप सभी देखिए और समझिए कि सरकारें किस तरह से आम जनता को लूटती हैं, किस तरह से आम जनता को बरगलाती हैं, फिर चाहे वो आंदोलन हो किसानों का या आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल का। हम ये देख रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये लोग किसी के नहीं होते हैं। केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया आंदोलन को तोड़ने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कानून में काला क्या है, काला क्या है, काला क्या है। हम भी पूछते हैं कि गोरा क्या है, इसमें गोरा क्या है, गोरा क्या है और गोरा क्या है, बताएं हमें। आज तक संसद के पटल पर भी खड़े होकर प्रधानमंत्री ने यह आज तक नहीं कहा कि इस कानून में क्या ऐसा चीज है और क्यों वो इस चीज को पकड़ के बैठे हैं कि उनके व्यापारी मित्रों को इससे नुकसान हो जाएगा अगर इसको रिपेल कर लिया, इसे निरस्त कर दिया, इसे वापस ले लिया तो। और संसद में खड़े होके, मैं तो समझता था कि संसद में खड़े होके शपथ लेने के बाद लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन यहां पर तो झूठ की गंगा ही बह चली है। किसानों के साथ में जब मीटिंग का दौर चल रहा था, वहां पर भी किसानों ने क्लॉज बाय क्लॉज, इन तीनों कानून में क्लॉज बाय क्लॉज कृषि मंत्री और बाकी लोगों के साथ में बैठ के वार्ता की है, तभी जाके ये लोग संशोधन करने पे तैयार हुए। जब आधे कानून में संशोधन ही करना है तो उसको निरस्त क्यों नहीं किया जा सकता। और अब प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बात ही नहीं हुई किसी क्लॉज पे। इतना बड़ा झूठ एक प्रधानमंत्री इस तरह से बातें कर सकता है, इस तरह से बोलता है। कम से कम संसद में खड़े होकर तो ना कहें, बाहर कहीं कहना है, क्योंकि जब बाहर आप खड़े होते हो तो आप देश को नहीं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन जब आप संसद में खड़े हो तो आप भारत के प्रधानमंत्री हो। सिर्फ भारत के हित की बात वहां पे होनी चाहिए, किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति या किसी का व्यक्तिगत हित की नहीं। मैं आपसे क्या कहूं, मैंने आपके सामने चार्ट रखा, आप लोगों ने देखा, अब आप खुद स्वयं समझिए। अब किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और राज्यों के कि एमएसपी क्यों जरूरी है, क्यों एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहिए, और क्यों पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान आंदोलन में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके प्राइवेटाइजेशन होने से, व्यापारियों के आने से किस चीज का नुकसान होने वाला है, क्यों वो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो याद रखना, ये आपकी हार होगी, ये किसानों की हार होगी, देश की हार होगी। और ये लोग चाहते हैं कि जो भारत का जो एक बड़ा वर्ग है, जो 70% जो जनता है, मुझे तो लगता है 70 से ज्यादा, वो गरीब ही रहे। आपको आपकी पैदावार का फायदा ना मिले, आप उसी तरह से घुटे। और 6,000 रुपए का जब हम मानधन दे, सरकार मानधन दे, कहे हम आप पे एहसान कर रहे हैं, तो एहसान लीजिए। अगर एहसान नहीं चाहिए तो उठिए, खड़े होइए और अपनी हक की बातों के लिए लड़िए। आप किसी दूसरे के लिए नहीं, आप अपने लिए लड़ रहे हैं। आपको अपने लिए लड़ना होगा, उठना होगा, खड़ा होना, कोई दूसरा नहीं आएगा। धन्यवाद।